हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है जिसमें हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। Shreya had read a novel where she found it mentioned that the Independence Day of the United States of America was celebrated on July 4th. She wanted to know about the independence struggle of the USA. Shreya एक नोवेल पढ़ रही थी जहाँ पर उसने पढ़ा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए का इंडिपेंडेंस डे जुलाई 4th को सेलिब्रेट करा जाता है। उसके मन में इच्छा जागी कि और वो इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में जाने। The 17th and 18th century were a time of flux in the political landscape of the world. Actually जो 17th और 18th century था ना, उस टाइम पर जो पूरी दुनिया भर का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो बहुत तेज़ी से बदल रहा था। यानी कि जो पावरफुल नेशंस थे वो वीक हो रहे थे और जो वीक नेशंस थे वो पावर उनमें आ रही थी। ठीक है ना, जो लोग दूसरों के उसमें था, मतलब दूसरी कंट्रीज़ जिन देशों में राज कर रही थी वो अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी टाइम पे 17th सेंचुरी में अमेरिका ने भी अपने आप को आज़ाद कराया था। ठीक है, यूरोप सॉ द इमर्जेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में यूरोप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की शुरुआत हुई यूरोप में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहते हैं। मोनार्ची क्या होती है? मोनार्ची वो मतलब होता है जब राजा राज्य करता है, एक राजा होता है और वो अपने देश को अपनी मनमानी तरीके से राज्य करता है, उसको मोनार्ची कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब क्या होता है कि जब राजा को अपनी पार्लियामेंट की एडवाइस के हिसाब से देश चलाना पड़े तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहलाती है। और ये पार्लियामेंट कौन चुनती है? ये पार्लियामेंट वहाँ की जनता चुनती है। जैसे अपने यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, और इलेक्शन में हम अपने पार्लियामेंट मेंबर्स को चुनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि जो वहाँ की जो सिटीजन्स हैं वो अपनी पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और इन रिप्रेजेंटेटिव्स की एडवाइस के हिसाब से ही जो मोनार्च होता है यानी कि जो राजा होता है उसको अपना देश चलाना होता है। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होता है अपनी मनमानी करने के लिए, उसको इन्हीं की एडवाइस के हिसाब से देश को चलाना पड़ता है। तो 17th सेंचुरी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की शुरुआत हो चुकी थी। अंडर दिस सिस्टम द मोनार्च नो लॉन्गर हेल्ड सुप्रीम अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में अब जो मोनार्च है वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है भाई, उसको भी अब अपनी पार्लियामेंट के मेंबर से सलाह मशवरा करना पड़ा और उसके हिसाब से उनको अपना देश चलाना पड़ा। द मोनार्च वॉज एक्सपेक्टेड टू रूल विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। उनको अपने पार्लियामेंट के कंसेंट के हिसाब से ही अपना देश चलाने की आज़ादी थी। अब वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं रह गए थे। और पार्लियामेंट कैसे बनता है? द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल, यानी जो लोग को जनता ने चुना है वो पार्लियामेंट बनाती है और इस पार्लियामेंट की सलाह से ही मोनार्च रूल कर रहा था। द 18th century saw rise of philosophers like John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu and political theorists like Thomas Jefferson and Thomas Paine, whose writing and ideas of democracy, individual freedom and individual rights against injustice and right to political independence spread throughout the Europe। 18th सेंचुरी में बहुत सारे फिलोसफर्स हुए जैसे कि जॉन लॉके, वोल्टायर, रूसो, मॉन्टेस्की एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी हुए जैसे कि थॉमस जेफरसन और थॉमस पेन, जिनकी राइटिंग्स और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम की वजह से लोगों में जागरूकता पैदा हो गई। लोगों ने बोला कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब तानाशाह के अंडर पे काम करना और रहना बहुत हो चुका। उनको डेमोक्रेसी के बारे में पता चला जिसमें जो राजा होता है वो जनता ही चुन के लाती है और फिर वो रूल करता है। इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में लोगों ने जागरूक हुए और उनको आज़ादी के लिए वो प्रेरित हुए कि हमको अपने देश को आज़ाद करना है। एंड इंडिविजुअल्स राइट्स अगेंस्ट जस्टिस, और इन लोगों को मोटिवेट किया कि हर व्यक्ति का क्या राइट होता है, उसको इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एंड राइट टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, और इन व्यक्तियों की वजह से पूरे यूरोप में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की जागरूकता फैल गई। ठीक है ना, लोगों को मोटिवेट किया। ये जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने अपनी जनता को मोटिवेट किया कि हमको हर वक्त हमको इस तरीके से बेड़ियों में और दूसरों के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप को आज़ाद कराने के लिए ताकि हम एक डिसेंट लाइफ जी सकें, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें, ताकि हमारे साथ इनजस्टिस ना हो। ठीक है, तो इस तरह की लहर पूरे यूरोप में फैल गई थी।
These ideas led to two major revolutions. तो जब इस तरह की लहर यूरोप में फैली तो दो मेजर रिवॉल्यूशंस यूरोप को देखने पड़े उस टाइम पे 17th और 18th सेंचुरी में. एक था अमेरिकन रिवॉल्यूशन और दूसरा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन. Both these revolutions strengthened democracy and nationalism. और अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोनों में ही डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म बहुत पुरजोर से देखने को मिला. डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जब कोई भी गवर्नमेंट वहाँ की जनता चुनती है ना. जैसे अपने इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ इलेक्शंस होते हैं और यहाँ के जो कॉमन मैन है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो इलेक्शन में वोट डालते हैं और फिर अपने कैंडिडेट को जिताते हैं. फिर वो कैंडिडेट जाके पार्लियामेंट में बैठता है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर फिर इलेक्ट होता है, राइट. तो इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं. मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसको चुन के बनाएगी वो प्राइम मिनिस्टर और फिर उनका जो मेंबर्स होते हैं फिर वो उनको प्रेसिडेंट वो चुनते हैं. तो इन दोनों ही रेवोल्यूशन में हमको डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम देखने को भरपूर उसमें दिखाई दिया. द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, पीपल फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड होलैंड एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इन अमेरिका. जब अमेरिका डिस्कवर हो गया तो अमेरिका में कौन लोग आके बसे. अमेरिका जो डिस्कवर हुआ ना, तो अमेरिका में यही जो यूरोप की जो कंट्रीज थी ना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और होलैंड, यहीं के लोग आके इन्होंने अपनी कॉलोनीज अमेरिका में स्टैब्लिश कर ली. ठीक है ना, इन्हीं लोगों ने आके यही लोग आके अमेरिका में बस गए. ठीक है. दिस meant that by 16th century many Europeans had settled in अमेरिका. तो जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई तो 16th सेंचुरी तक काफ़ी यूरोपियंस आके अमेरिका में सेटल हो गए. ठीक है. और ये यूरोपियंस कहाँ से आए थे, बेसिकली ये लोग इंग्लैंड, स्पेन, होलैंड से आए थे. The American War of Independence or the American Revolution was the first ever organized movement in history in which people asserted the rights to rule themselves. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ये महत्व है कि या जो हम जिसको हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये अपने आप में पहला ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था दुनिया के इतिहास में जहां लोगों ने इस बात पे जोर किया था कि हम ही रूल कर सकते हैं. कोई और राजा या कोई और व्यक्ति या कोई और एक्सटर्नल पावर हमको रूल नहीं करती है. हम लोग हैं तो हम ही के बीच में से हम किसी को चुनेंगे जो हम पर रूल करेगा और हमारे देश को चलाएगा. कोई एक्सटर्नल पावर हमको रूल नहीं करेगी. तो पहली बार इतिहास में ये चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशंस में, जहाँ पे पीपल ने इस बात पे जोर दिया था द राइट टू रूल देमसेल्व्स. उन्हीं को अधिकार है उनको रूल करने का. This war resulted in some major changes, one of which was birth of the United States of America. और इस वजह से कुछ बहुत मेजर चेंजेस दुनिया के इतिहास में देखने को मिले और उसी का एक नतीजा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना. ठीक है, क्योंकि पहले तो उसमें यूरोपियन कॉलोनीज आके सेटल हो गई थी अमेरिका में, तो ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका में कौन रूल करता था, ये यूरोपियन गवर्नमेंट ही रूल करती थी. ठीक है. लेकिन जब इन्होंने इंडिपेंडेंट हुए तो फिर इनकी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाया और फिर इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गवर्न होने लगा. Did you know there were 3 ships which brought English colonists to North America? Actually इंग्लिश के जो यूरोप के जो कॉलोनिस्ट थे वही अमेरिका में आके सेटल हो गए. तो 3 शिप्स थी जो नॉर्थ अमेरिका में इन इंग्लिश कॉलोनिस्ट को लेके आई थी और वन ऑफ दीज शिप्स वॉज कॉल्ड गॉड स्पीड और उनमें से एक इस शिप का नाम था गॉड स्पीड. ठीक है. तो इंग्लिश कॉलोनिस्ट के लोग 3 जहाज़ों में भर के आए और नॉर्थ अमेरिका में आके सेटल हो गए. उन 3 जहाज़ में से एक जहाज़ का नाम था गॉड स्पीड. ठीक है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें. The colonies. There were 13 British colonies along the east coast of North America by the mid 18th century. 18th सेंचुरी के मिड तक यहाँ पर अमेरिका में आके करीब 13 ब्रिटिश कॉलोनीज आके सेटल हो गई थी. ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में आके सेटल हो गई थी. देखो, देयर वर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बाय द मिड 18th सेंचुरी. द 13 कॉलोनीज वर, कौन सी कॉलोनीज आके नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में सेटल हो गई थी, उनका नाम था न्यू हेमिस्फायर, मैसेच्यूसेट्स, रोडे आइलैंड्स, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया. तो ये 13 कॉलोनीज आके नॉर्थ अमेरिका में सेटल हो गई थी बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी.
The Europeans who had migrated to America sought money, political and religious freedom and a better life. जो यूरोपियंस आए थे यहाँ पे अमेरिका में आके क्यों बसे थे? क्योंकि वो एक तो पैसा कमाना चाहते थे, एक नए देश में बस के वो और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते थे। दूसरा, उनको पॉलिटिकल और रिलीजियस आज़ादी चाहिए थी और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना था। एक्चुअली क्या था कि हर जगह धर्म ना बहुत पावरफुल होता चला गया था। उसकी वजह से बहुत से लोगों के साथ जातियाँ भी होने लगी थी। तो लोग बाग ना इस तरीके से पॉलिटिकल और रिलीजियस डोमिनेंस से ना त्रस्त आ गए थे। तो उनको ना कहीं ऐसा खुलापन चाहिए था जहाँ पर वो अपनी शर्तों से और खुले तरीके से जी सकें। तो ये 13 जो कंट्रीज़ थी यहाँ की, ये जो 13 कॉलोनीज़ थी यूरोप की, वो आके अमेरिका में बस गए और फिर ये अमेरिकन्स कहलाने लगे, ताकि उनको एक पैसा कमाने का एक नया जरिया मिले। दूसरा, उनको पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम भी मिले और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। द कॉलोनीज विच वर अंडर द ब्रिटिश हैड फ्रीडम इन मैटर्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, चूंकि ये कॉलोनीज यूरोप की थी तो इन कॉलोनीज को, इन 13 कॉलोनीज को ये फ्रीडम तो थी कि तुम अमेरिका का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुम लोग अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन जो बाहरी और जो मेन जो फैसले होंगे वो यूरोप की गवर्नमेंट ही लेगी। ईच कॉलोनी हैड अ गवर्नर एंड अ लोकल काउंसिल। तो हर कॉलोनी, चाहे भले ही वो न्यू हेमिस्फीयर का हो या न्यू जर्सी का या न्यूयॉर्क का हो, हर कॉलोनी का अपना एक गवर्नर था और एक लोकल काउंसिल था। इंटरनल जो अफेयर्स है, इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ये 13 कॉलोनी आपस में मिलकर चला रही थी, अमेरिका को एडमिनिस्टर कर रही थी। द पीपल ऑफ द कॉलोनी इलेक्टेड द लोकल काउंसिल। जो ये गवर्नर और लोकल काउंसिल थे ना, तो लोकल काउंसिल के जो मेंबर थे वो यही जो कॉलोनी की जो पीपल थे वो इलेक्ट करके अपने लोकल काउंसिल के मेंबर्स को चुन रहे थे। द लॉज वर पास्ड बाय द लोकल काउंसिल्स। जो भी लॉज, जो भी नियम बन रहे थे वो ये लोकल काउंसिल जब पास करते थे तो वो लॉज पास हो जाते थे और फिर वो अमेरिका में लागू हो जाते थे। तो इस तरीके से इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के गवर्नर और लोकल काउंसिल के हाथ में था। कहाँ के? अमेरिका के। और अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में किस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आपकी ये 13 कॉलोनीज आके बस गई थी। कॉजेस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन अमेरिकन को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ना पड़ा? क्यों उन्होंने अपने आप को यूरोप से आज़ाद कराने की कोशिश करी और क्यों अमेरिका यूरोप से अलग हुआ? Despite having the freedom to govern themselves internally, the 13 colonies were under control of the British economically. वैसे देखा जाए तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ये 13 कॉलोनी आज़ाद थी, लेकिन इकोनॉमिकली ये लोग आज़ाद नहीं थे। इन लोगों का जो व्यापार था या जो इकोनॉमी थी उसका कंट्रोल किसके हाथ में था? उसका कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में था, ठीक है। द कॉलोनीज वर नॉट परमिटेड टू यूज़ अ नॉन ब्रिटिश शिप फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जो ये 13 कॉलोनीज थी, इनको ये इस बात की राइट नहीं थे, इस बात की परमिशन नहीं थी कि ये कोई नॉन ब्रिटिश शिप का इस्तेमाल करे व्यापार के लिए। मतलब अगर इनको व्यापार के लिए अपना सामान कहीं भेजना है या कहीं से सामान आना है तो इनको ब्रिटिश की शिप्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसका मतलब है कि उनको ब्रिटिश को पे भी करना पड़ेगा। और इस तरीके से ब्रिटिश पूरा कंट्रोल रखते थे इनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। तो एक ये वजह थी जिसकी वजह से ये लोग त्रस्त हो रहे थे और ये अपने आप को आज़ाद कराना चाह रहे थे, क्योंकि इंटरनल मैटर्स तो ये 13 कॉलोनीज आपस में मैनेज कर रही थी, लेकिन इकोनॉमिकली अभी भी ये ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। दे कुड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको, शुगर एंड कॉटन ओनली टू इंग्लैंड एट द प्राइजेस डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनके जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट थे, मेन जो टोबैको, शुगर और कॉटन था, इनको उसी दामों में उसको इंग्लैंड में बेचना पड़ता था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तय करती थी। मतलब किस दाम में इनको अपना माल बेचना है ये तय करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये लोग ये अपना प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में ही बेच सकते थे और किसी दूसरे देश में नहीं बेच सकते थे। तो ये तो गलत है ना भाई, हमारा प्रोडक्ट है, हम कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इनको कंट्रोल कर रखा था। दे कुड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको, शुगर एंड कॉटन ओनली टू इंग्लैंड। ये लोग ये वाला सामान, ये वाले प्रोडक्ट सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट कर सकते थे, और वो भी उस प्राइस में जो प्राइस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय करी थी। लाइकवाइज द कॉलोनीज कुड इंपोर्ट गुड्स ओनली फ्रॉम इंग्लैंड। और जिस तरीके से ये एक्सपोर्ट सिर्फ यूरोप इंग्लैंड को कर सकते थे, उसी तरीके से गुड्स भी अगर उन्हें कुछ मंगाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से ही ये गुड्स इंपोर्ट कर सकते थे, कोई और कंट्री से अपना माल नहीं मंगा सकते थे। तो इस तरीके से ये ब्रिटिश और इंग्लैंड के कंट्रोल में थे, राइट। नाउ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज वर टैक्स्ड हैवली। अगर ये इंग्लैंड के अलावा किसी और कंट्री से कोई भी माल मंगवाते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था।
द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द कॉलोनीज टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज आइदर, और ब्रिटिश ने इनको ये भी अलाउ नहीं किया था कि अपनी खुद की कोई इंडस्ट्री अमेरिका में खोल सकें, मतलब इनका मैन्युफैक्चरिंग भी बिल्कुल बंद था, कोई किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने की इनको परमिशन नहीं थी। दिस मैन दैट द कॉलोनीज वर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन डेट ऑफ द ब्रिटिश मर्चेंट। इसका मतलब क्या हो गया, हर वक्त ये ब्रिटिश मर्चेंट के उधारी में ही रहते थे, इनके ऊपर इनका कर्जा ही चढ़ा रहता है ब्रिटिश मर्चेंट के, क्योंकि इनका काम था सिर्फ एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह बेचना, मतलब ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि इनको इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने की परमिशन ही नहीं थी। Hence the European settlers wanted to break free from the control of the British, while the British wanted to continue dominating the migrant Europeans। तो इस प्रकार से जो यूरोपियन सेटलर्स थे जो अमेरिका में आके बस गए थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल से अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश इनको अपने ही कंट्रोल में रखना चाहते थे। जो यूरोपियंस यूरोप को छोड़ के अमेरिका में आके सेटल हो गए थे उन पर ब्रिटिश अपना पूरा अधिकार जमाए कर रखना चाहते थे, जबकि ये यूरोपियंस उनसे आज़ादी चाहते थे। इससे दिस रिजल्टेड इन द वॉर ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एक वजह बनी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, क्योंकि इनको इनके बिजनेस को पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था। ये सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के ही सामान को इम्पोर्ट कर सकते थे। किसी और कंट्री से अगर ये इम्पोर्ट कराते थे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे। सेकेंड जो कारण था जिसकी वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ वो था नेविगेशन एक्ट ऑफ 1763, रूल दैट ऑल कॉलोनियल ट्रेड हैड टू बी कैरिड आउट इन द ब्रिटिश शिप। दूसरा ये जो नेविगेशन एक्ट था 1763, इसके हिसाब से जितना भी कॉलोनियल ट्रेड होगा, जितना भी व्यापार होगा, वो व्यापार का जो माल होगा वो किसमें उसमें क्या किसका इस्तेमाल होगा, ब्रिटिश के जहाज का ही इस्तेमाल होगा। दिस वॉज वेलेंटली अपोज्ड बाय द अमेरिकन ट्रेडर्स। तो जो अमेरिका के ट्रेडर्स थे इन्होंने इस चीज़ का खुलकर विरोध किया कि भाई ब्रिटिश का शिप है तो ब्रिटिश वाले जो है मनमानी चार्जेस ले रहे थे, है ना, मनमाना उस पर पैसा ले रहे थे माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो इस नेविगेशन एक्ट ऑफ 1716 का जो अमेरिकन ट्रेडर्स थे उन्होंने खुले तौर पर विरोध किया कि नहीं, इस तरीके से आप हमको बांध नहीं सकते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शिप का ही इस्तेमाल करना होगा। जब हमारा माल है तो हम डिसाइड करेंगे ना हमको किसकी शिप का यूज़ करना है किसकी नहीं। तो नेविगेशन एक्ट ऑफ 1763 ये बोलता था कि जितना भी कॉलोनियल ट्रेड होगा वो ब्रिटिश की शिप्स में ही होगा। सेकेंड, द कॉलोनीज हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखो इकनॉमी तो तुम्हारी अमेरिका की कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश, लेकिन इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन 13 कॉलोनीज़ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, यानी कि इन कॉलोनीज़ की कोई भी प्रॉब्लम्स को रखने वाला तो कोई था ही नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो जो कॉलोनीज़ की जो डिमांड थी उनको कौन बताएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि उनका तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था। तो ये भी उनकी एक डिमांड थी, भाई अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव तो रखो, हमारी 13 कॉलोनी की 13 रिप्रेजेंटेटिव्स तो होने चाहिए ताकि जो हमारे बिहाफ में हमारी बात आप तक पहुँचाएँ और आप दोनों तरफ सुन के फैसला लें। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। नेक्स्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांडेड मनी फ्रॉम द कॉलोनीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कॉलोनीज से पैसा मांगती थी कि आपको इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। दिस वॉज मोस्टली टू फंड इट्स वॉर इन यूरोप एंड एल्सवेयर। ऐसा वो क्यों करती थी, ये पैसा क्यों मांगती थी, क्योंकि यूरोप उस वक्त बहुत सारे देशों से वॉर की स्थिति में था, बहुत जगह उसकी वॉर चल रही थी। तो इस वॉर में होने वाला खर्चा वो इन अमेरिका के लोगों से वसूलता था, जो भी उनके लिए अत्याचार था। भाई वॉर तुम कर रहे हो तो खर्चा भी तुम उठाओ, लेकिन इन 13 कॉलोनीज़ को वो वॉर का फंड करना पड़ता था। द 7 ईयर्स वॉर यानी कि 1756 से 1763 जो वॉर चला ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, वो फाइनली फिर ख़त्म हुआ जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई 1763 में। तो 7 साल लंबा जो युद्ध था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वो एंड हुआ जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई 1763 में। और 7 साल तक इस वॉर में होने वाला सारा खर्चा कौन उठा रही थी, ये अमेरिका की 13 कॉलोनी। फ्रांस विथड्रू फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया आफ्टर देयर डिफीट। तो हारने के बाद फ्रांस ने अपनी सेना को नॉर्थ अमेरिका और इंडिया से पीछे कर लिया था जब वो हार गई थी ब्रिटेन से। हाउएवर ब्रिटेन इंक्रीज टैक्सेस ऑन नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज टू रिकवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द वॉर। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने उल्टा नॉर्थ अमेरिकन पे टैक्सेस और बढ़ा के लगा दिए ताकि जितना भी खर्चा इन 7 सालों में हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस की वॉर में की वजह से वो पूरा वसूला जा सके। तो ये हैवी टैक्सेस भी एक कारण बने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के।
नेक्स्ट जो रीज़न था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वो था मोलासेस एक्ट ऑफ 1764। इसको हम शुगर एक्ट भी कहते हैं और ये उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जो जॉर्ज ग्रीनविले, उन्होंने पास किया था। क्या था मोलासेस एक्ट? As per this, a duty of 6 pence per gallon was imposed on molasses brought from France, Spain and West Indies। इसके हिसाब से जो फ्रांस, स्पेन और वेस्ट इंडीज से जो मोलासेस आते हैं उस पर 6 पेंस पर गैलन का इन्होंने ड्यूटी टैक्स लगाया। ब्रिटिश शिप्स पेट्रोल द कोस्ट टू कीप अ चेक ऑन स्मगलिंग ऑफ शुगर एंड मोलासेस। और ब्रिटिश की शिप ने पूरा कोस्ट को पेट्रोलिंग शुरू कर दी ताकि किसी भी प्रकार की शुगर और मोलासेस की स्मगलिंग ना हो सके, और जो भी है उनको ड्यूटी 6 पेंस पर गैलन की ड्यूटी पे करनी ही पड़े मोलासेस पर। This was done to make sure the American merchant brought these goods exclusively from British planters। तो इस तरीके से पेट्रोलिंग इसलिए की गई ताकि अमेरिका के जो मर्चेंट थे वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स ब्रिटिश प्लांटर से ही खरीदे, यानी कि जितना भी मोलासेस है उसमें वो 6 पेंस पर गैलन की ड्यूटी टैक्स पे करें और ब्रिटिश प्लांटर से ही वो मोलासेस खरीदे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए उन्होंने जो ब्रिटिश शिप से पेट्रोलिंग करवाई पूरे उस अमेरिका की कोस्ट में, है, जिसकी वजह से भी ये बौखला गए, इन्हें कहा नहीं अब तो ये लोग अति कर रहे हैं। नेक्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द स्टैम्प एक्ट इन 1765। फिर उन्होंने 1765 पे एक स्टैम्प एक्ट पास कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्या था ये? अंडर दिस लॉ इट वॉज कंपल्सरी टू अफिक्स स्टैम्प्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, लीगल एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। इस स्टैम्प एक्ट के हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे अमेरिकन के, उनके चाहे वो न्यूज़पेपर हो या लीगल हो या कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है उसमें स्टैंप लगाना कंपलसरी हो गया। द कॉलोनीज रिफ्यूज टू अवॉइड बाय द रूल्स। तो ये जो 13 कॉलोनीज थी इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। दे प्रोटेस्टेड द स्टैंप एक्ट सेइंग दैट as the British Parliament did not have any representative from the colonies, it did not have the right to levy taxes either। इन्होंने कहा कि चूंकि हमारी 13 कॉलोनीज का एक भी रिप्रेजेंटेटिव आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं बनता है हमारे ऊपर टैक्स लगाने का, इसलिए हम इस प्रकार का कोई भी स्टैम्प जो टैक्स है वो आपको पे नहीं करेंगे, कोई भी स्टैम्प हम नहीं लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में। द कॉलोनीज अडॉप्टेड द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने एक स्लोगन किया, एक नारा दिया कि बिना रिप्रेजेंटेशन के वे कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। या तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम 13 कॉलोनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइए जो कि हमारे बिहाफ में हमारी चीज़ों को आप तक पहुँचाएं, या फिर आप कोई टैक्स नहीं ला सकते। तो इनका नारा क्या था, इनका स्लोगन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट अ रिप्रेजेंटेशन। एज अ रिजल्ट of this protest, the British government had to repeal the Stamp Act। इतना इसका विरोध हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनली स्टैम्प एक्ट वापस लेना पड़ा, क्योंकि जो ये 13 कॉलोनीज थे इनके मर्चेंट्स ने मना कर दिया था स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, ठीक है। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना स्टैम्प एक्ट वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट जो रीज़न था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो था ब्रिटिश टैक्स टी इन द कॉलोनीज इन अ बिड टू exert द राइट ऑफ द मदर कंट्री ओवर द कॉलोनीज। फिर इन्होंने टी यानी चाय पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि हालांकि आप लोग जो कॉलोनीज, ये 13 कॉलोनीज ये यूरोप का ही हिस्सा है, यानी कि मदर कंट्री क्या हुई, यूरोप हुई, तो इनका पूरा अधिकार है इस पर टैक्स लगाने का। तो द ब्रिटिश टैक्स टी इन द कॉलोनीज इन अ बिड टू exert द राइट ऑफ द मदर कंट्री ओवर द कॉलोनीज। इन्होंने कहा ये चूंकि तुम लोग यूरोपियन कंट्रीज के ही हिस्से हो, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है आप पर टैक्स लगाने का। The colonies were critical of this tax on tea। उनको ये वाला जो टैक्स टी पे लगा ये कॉलोनीज को पसंद नहीं आया। To protest this tax, several colonies refused to unload tea coming from England in 1773। और इस टी टैक्स को के विरोध जिताने के लिए जो इंग्लैंड से जो शिप आ रही थी टी की, इन्होंने इन अमेरिकन कॉलोनीज़ ने उस टी को अनलोड करने से मना कर दिया 1773 में, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन कॉलोनीज़ के ऊपर टी टैक्स लगाया। उन्होंने बोला क्योंकि आप लोग हमारी यूरोपियन कंट्री से ही आके आप बस गए हो, तो मदर कंट्री को तो टैक्स देना बनता ही है। मदर कंट्री कौन हुई? यूरोप हुआ, है ना। लेकिन जो वहाँ की कॉलोनीज़ थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इस चीज़ का विरोध करते हुए 1773 में जब जहाज़ से ब्रिटिश से अमेरिका में जो टी आ रही थी उसको अनलोड करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने यहाँ ये आपका टी
नहीं उतारेंगे। इन बोस्टन अ नंबर ऑफ पीपल बोर्डेड अ शिप एंड डम्प्ड 342 चेस्ट ऑफ टी बिलोंगिंग टू द ब्रिटिश इन द बोस्टन हार्बर। बोस्टन में क्या किया, बहुत सारे लोग इन जहाज़ों पे चढ़ गए और करीब उनके 342 जो संदूक रखे थे जिसमें चाय भरी हुई थी, टी भरी हुई थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, उसको उठा के बोस्टन के हार्बर में फेंक दिया। इसको कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गेन पेस आफ्टर दिस। इसके बाद तो फिर समझ लो कि लोग खुल के आमने सामने आ गए और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा पेस मिल गया, स्पीड मिल गई। Next, Declaratory Act was passed by the British Prime Minister Rockingham in 1766. This gave the British Parliament ultimate authority over the colonists on both internal and external taxes. अब Declaratory Act पास हुआ 1766 पर, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी हो गई कि हम आपके इंटरनल और एक्सटर्नल टैक्स पे हमारी पूरी अथॉरिटी है, हमें आप पर कितना टैक्स लगाना है आपके इंटरनल व्यापार में या एक्सटर्नल व्यापार में, उसका पूरा जो डिसीजन होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करेगी, उसी का अधिकार है। ठीक है, और ये एक्ट किसने पास किया था? उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉकिंगहम ने। ठीक है, 1766 में। दिस गिव द ब्रिटिश पार्लियामेंट अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द कॉलोनिस्ट ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टैक्सेस। तो इनके इंटरनल और एक्सटर्नल टैक्सेस कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये उन्होंने कह दिया। नेक्स्ट जो कारण बना वो था टाउनशेड्स ड्यूटी ऑफ 1767 वर इम्पोज्ड बाय द चांसलर ऑफ एक्सचेकर चार्ल्स टाउनसेंड। इन्होंने टाउनसेंड्स ड्यूटी लगाई 1767 में। अंडर दिस ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन कॉलोनियल इंपोर्ट्स लाइक ग्लास, लेड, पेंट्स, पेपर एंड टिन। इन सामान पर, ये जो ग्लास है, लेड है, पेंट, पेपर और टिन, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगी। टाउनशेड ऑल्सो सेटअप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू कलेक्ट द ड्यूटीज। इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी वहाँ पर रख दिया ताकि वो ये इस तरीके का टैक्स कलेक्ट कर सके इन कॉलोनीज से। द कॉलोनीज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस ड्यूटी। इन कॉलोनीज ने इन प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लग रहा था, ड्यूटीज लग रही थी, उसका विरोध किया। द कॉलोनीज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस ड्यूटीज। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन द बोस्टन मासेकर। इससे क्या हुआ? बोस्टन में इस विरोध से बहुत ज़्यादा मारकाट मच गई। ठीक है, वेयर अ नंबर ऑफ पीपल वर शॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी। तो इस विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने वहाँ पे कत्लेआम मचा दिया, बहुत सारे लोगों को मार डाला बोस्टन में, क्योंकि वो इस टाउनशेड ड्यूटीज़ के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना। द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉके, जॉन हैरिंगटन, जॉन मिल्टन एंड थॉमस पेन इंस्पायर्ड द कॉलोनिस्ट। उसी वक्त ये जो राइटर्स थे, इन्होंने अपनी राइटिंग से वहाँ के लोगों को मोटिवेट किया इंडिपेंडेंस लेने के लिए, है ना, जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटेन पार्लियामेंट आपके ऊपर अत्याचार कर रही है और आपको क्यों आज़ाद होना चाहिए। दीज थिंकर्स रोट दैट ऑल मैन आर इक्वल एंड हैव सेम बेसिक ह्यूमन राइट। इन्होंने ये लोगों को जागरूक किया कि हर एक इंसान बराबर का होता है और हर एक इंसान की एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जिसका हनन कर रही है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट ऑल मैन हैव अ राइट टू अर्न अ लिविंग इन एनी वे दे लाइक एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। इन लोगों को जागरूक किया, वहाँ के लोगों को जागरूक किया कि हर व्यक्ति को अपने आज़ादी होनी चाहिए अपने हिसाब से पैसा कमाने के लिए, और उनको इस तरीके से इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, है ना। आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से पैसा कमाना है। ये लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपको कौन सा सामान कहाँ से खरीदना है और कहाँ बेचना है। दीज आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी इंस्पायर्ड देम। तो इस तरीके से जब इन राइटर्स ने इन लोगों को मोटिवेट किया, तो ये बराबरी की जो भावना थी और डेमोक्रेसी की जो भावना थी, ये इन लोगों को इंस्पायर करी और इन लोगों को ये जोश से भर गए कि हमको अपना अमेरिका आज़ाद कराना है यूरोप से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। डिड यू नो जेम्स ओटिस जूनियर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टैम्प एक्ट। जो जेम्स ओटिस जूनियर थे, उन्होंने स्टैम्प एक्ट में पार्टिसिपेट किया था। ही फेमसली सेड, इन्होंने एक नारा दिया था, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी। इन्होंने कहा था कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो टैक्स लगता है वो एक तरीके की तानाशाही है और इस तानाशाही के आगे हम नहीं झुकेंगे। टायरनी मतलब होता है तानाशाही, है ना। टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी, इस नारे को दिया है जेम्स ओटिस जूनियर ने। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन। आफ्टर द बोस्टन टी पार्टी द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द कोर्सिव एक्ट इन 1774। जब बोस्टन टी पार्टी हुई, बोस्टन टी पार्टी में क्या किया था? जो टी के कंटेनर्स आ रहे थे ब्रिटिश की शिप में यूरोप से अमेरिका, उसको इन लोगों ने अपने अमेरिका में उतारने से मना कर दिया और काफ़ी सारे लोग शिप पे चढ़ गए और सारे वो जो कंटेनर्स थे वो बोस्टन के उसमें वहाँ जाके हार्बर में डंप कर दिए। ठीक है ना।
और इस तरीके से इन लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ उस वक्त। तो इस चीज़ से ना इन्होंने एक कोअर्सिव एक्ट पास किया 1774 में, किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बाय पासिंग दिस द ब्रिटिश वांटेड टू आइसोलेट बोस्टन फ्रॉम अदर कॉलोनीज सो दैट द पीपल कुड नॉट मोबिलाइज। इस एक्ट के तहत वो बोस्टन को बाकी कॉलोनी से अलग करना चाहते थे ताकि लोग बाग एक होकर उनके खिलाफ ना हो सकें, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की 13 कॉलोनी में से बोस्टन को हम अलग करते हैं, और उन्होंने इसके लिए कोअर्सिव एक्ट पास किया। However, 56 representatives of the 13 colonies assembled in Philadelphia in 1774। लेकिन इन 13 कॉलोनीज के करीब 56 रिप्रेजेंटेटिव्स फिलाडेल्फिया में इकट्ठा हुआ है 1774 में। These representatives urged the British ruler King George III to revoke restrictions on trade and not impose any more taxes without consulting the colonies। ये जो 53 लोग थे, ये उस वक्त जाके ब्रिटिश रूलर किंग जॉर्ज III से मिले और उन्होंने बोला कि आपने हमारे व्यापार में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको प्लीज़ आप वापस करिए, और आप और आगे नए टैक्सेस हमारे पर इम्पोज मत करिए, हम कॉलोनीज़ पे इम्पोज मत करिए। दिस डिमांड्स वर परसीव्ड एज म्यूटिनी बाय द किंग। राजा ने इसको सही तरीके से नहीं लिया, उन्होंने कहा ये तो विद्रोह है, मतलब तुम लोग जबरदस्ती कह रहे हो कि हम रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, हम टैक्स ना लगाएं। तो जब ये 56 रिप्रेजेंटेटिव जाके किंग जॉर्ज III से मिले और उन्होंने अपनी डिमांड राजा के सामने रखी कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस को वापस लीजिए, ट्रेड में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसको वापस लीजिए, और कोई और ड्यूटीज़ और कोई टैक्सेस आप नहीं लगाएंगे, तो राजा ने इस एक्शन को म्यूटिनी की तरह देखा, विद्रोह की तरह देखा। एज अ रिजल्ट ही सेंट हिज ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबिलियन। तो इसके नतीजे उन्होंने अपनी ट्रूप्स यानी अपनी आर्मी को भेज दिया इस तरह के विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। द कॉलोनिस्ट टू रेडी देमसेल्फ टू फेस द ब्रिटिश। और जो कॉलोनीज थे उन्होंने भी कमर कस ली, तो ठीक है अब आमना सामना होगा, अगर आप हमसे वॉर करना चाहते तो हम भी वॉर करेंगे, लेकिन हम अपने आप को आज़ाद करेंगे। तो ये पिक्चर दिखा रहे हैं जॉर्ज वॉशिंगटन की, ठीक है। The first battle between the colonists and the British happened in April 1775 at Lexington। जो पहला बैटल हुआ कॉलोनिस्ट और ब्रिटिश के बीच में वो अप्रैल 1775 में हुआ लेक्सिंगटन में। द कमांडर इन चीफ ऑफ द कॉलोनिस्ट वो जॉर्ज वॉशिंगटन। उस वक्त जो तुम्हारा कमांडर ऑफ चीफ था इन कॉलोनिस्ट का, जो ये कॉलोनी 13 कॉलोनी थी, उनके जो कमांडर इन चीफ था वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। दिस बैटल वॉज वन बाय द कॉलोनिस्ट। तो अच्छा, ये जो बैटल हुआ था लेक्सिंगटन में अप्रैल 1775 में, इसमें कॉलोनिस्ट जीत गए, और इसमें जो कमांडर इन चीफ कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। द कॉलोनिस्ट मेट अगेन एट फिलाडेल्फिया एंड डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम इंग्लैंड। फिर ये कॉलोनिस्ट जो थे फिलाडेल्फिया में फिर भी ये मिले एक साथ, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने आप को, मतलब हम अमेरिका को इंग्लैंड से अलग कर लेंगे। थॉमस जेफरसन प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जो थॉमस जेफरसन थे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ड्राफ्ट तैयार किया। ये नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसने ड्राफ्ट तैयार किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो जेफरसन ने। ये वाला नाम भी याद रखना कि फर्स्ट बैटल कहाँ हुआ था, तो लेक्सिंगटन में हुआ था, 1775 में हुआ था, और कमांडर इन चीफ कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो ये जो इंपॉर्टेंट नेम आते हैं इनको आप लोग याद रखो, नोट करके रखना। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटेड वी होल्ड दीज ट्रुथ टू बी सेल्फ एविडेंट that all men are created equal, that they are endowed by the Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness। इन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा जो ये कहता था कि हम लोग सब जो हैं, ये बहुत एविडेंट है कि सारे जो इंसान हैं वो बराबर के हैं, और क्रिएटर मतलब भगवान ने उनको कुछ एक बेसिक अधिकार दिए हैं, और वो अधिकार क्या है, जीने के, लिबर्टी यानी आज़ादी के, और हैप्पीनेस यानी खुश रहने के। और ये जो बेसिक अधिकार है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये इनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब उनको जीने का, आज़ादी का और खुश रहने की लिबर्टी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी। डिड यू नो द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंक्लूड्स। तो इस जो डिक्लेरेशन था इसको तो ड्राफ्ट इसका तैयार किया था जेफरसन ने, थॉमस जेफरसन ने, लेकिन जो उसके मेंबर्स थे इस कमेटी के वो उसमें जॉन एडम्स भी थे, रॉजर शर्मन, थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट लिविंगस्टन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। The original declaration is now exhibited in Rotunda for the Charters of Freedom in Washington DC। तो Washington DC में आज भी उनका ओरिजिनल लिखा हुआ डिक्लेरेशन देखने को मिल जाता है जो रोटुंडा में है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ उसकी कॉपी वैसे ही की वैसी रखी हुई है, ठीक है। द ओरिजिनल डिक्लेरेशन इज नाउ एग्जिबिटेड इन द रोटुंडा फॉर द चार्टर्स ऑफ फ्रीडम इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में रोटुंडा एक जगह है जहाँ पर ये डिक्लेरेशन की ओरिजिनल कॉपी रखी हुई है ना। तो ये कमेटी है जिसने डिक्लेरेशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है। इसमें कमेटी के जो मेन प्रोमिनेंट मेंबर्स थे वो थे जॉन एडम्स, रॉजर शर्मन,
थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट लिविंगस्टन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। Did you know the participation of women was central to the American War of Independence? अच्छा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में विमेन ने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। Many women served as spies, बहुत सारी जो विमेन थी वो जासूस के रूप में उन्होंने काम किया था, वो इंफॉर्मेशन निकाल के लाती थी और अपने लोगों को देती थी। Some of them were also nurses in the army raised by George Washington. बहुत सारी जो औरतें थी वो जॉर्ज वॉशिंगटन की आर्मी में नर्स का काम कर रही थी, तो वहाँ के अंदरूनी जो जानकारी आती थी वो आके वो अपने कॉलोनी के लोगों को देती थी। मैरी लुडविग हाइज वॉज वन सच वुमन हु फॉट ब्रेवली इन द बैटल इन प्लेस ऑफ हर वुंडेड हस्बैंड। एक लेडी थी मैरी लुडविग हेज, उन्होंने बहुत बहादुरी से इस बैटल में हिस्सा लिया था जब उनके हस्बैंड जख्मी हो गए थे इस बैटल में, तो उनकी जगह फिर इन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। ठीक है। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लेडीज़ ने भी विमेन ने भी बहुत अच्छे से हिस्सा लिया था और अधिकतर उन लोगों ने तो जासूसी का काम किया था और इंटरनल इंफॉर्मेशन लाके अपने कॉलोनी के लोगों को दी थी। बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जब तो अमेरिका आज़ाद हो गया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। The Treaty of Paris was signed between the British government and the colonies in 1783. 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, किसके बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनीज के बीच में। फॉलोइंग दिस द कॉलोनीज वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट बाय द ब्रिटिश। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने इन 13 कॉलोनीज को अपने उससे आज़ाद कर दिया, उन्होंने कहा आप इंडिपेंडेंट हैं। These colonies together form the United States of America. तो ये जो 13 कॉलोनीज हैं इन्होंने मिलकर क्या बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या जिसको हम यूएसए कहते हैं। The USA was declared a republic by the federal constitution which was drafted for the now इंडिपेंडेंट कॉलोनीज। और यूएसए को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, जो इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन इंडिपेंडेंट कॉलोनीज ने, उसके हिसाब से यूएसए को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। द बिल ऑफ राइट्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है बिल ऑफ राइट्स, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि वहाँ के नागरिकों के क्या अधिकार हैं। इट गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड जस्टिस टू ऑल अमेरिकन सिटीजन। इस बिल ऑफ राइट में उनको बताया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी है, रिलीजन को मानने की आज़ादी है, और हर अमेरिकन सिटीजन को जस्टिस की आज़ादी है। ये मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स है बिल ऑफ राइट्स के। ठीक है। डिड यू नो द लिबर्टी बेल वॉज रंग फ्रॉम द टावर ऑफ इंडिपेंडेंस हॉल इन फिलाडेल्फिया टू समन ऑल सिटीजन टू हियर द फर्स्ट पब्लिक रीडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। एक लिबर्टी बेल को बजाया गया जब फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को रीड किया गया, ताकि सारे जो फिलाडेल्फिया के लोग बाग हैं वो इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ सकें और उन्हें पता चले कि आज़ाद होने के बाद अब उनके क्या अधिकार हैं। द लिबर्टी बेल वॉज रंग फ्रॉम द टावर ऑफ इंडिपेंडेंस हॉल इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया का जो टावर ऑफ इंडिपेंडेंस हॉल है वहाँ पे ये बेल है जिसको हम लिबर्टी बेल कहते हैं, और इसको बजाया गया ताकि जितने भी लोग हैं वहाँ के फिलाडेल्फिया के वो फर्स्ट पब्लिक रीडिंग सुन सकें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। क्या सिग्निफिकेंस हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन का? इससे क्या फ़ायदा हुआ? द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फ्रीडम टू ऑल। जब अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ थी कि सब लोग आज़ाद हैं, फ्रीडम टू ऑल। इट अपहेल्ड द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को बहुत ज़ोर से इस बात पे जोर दिया कि डेमोक्रेसी की भावना रहेगी, मतलब गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, यानी कि वहीं की जनता वहाँ की गवर्नमेंट को चुनेगी और सबको आज़ादी होगी, लिबर्टी होगी, वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकते हैं एज लॉन्ग एज कि वो दूसरों को ट्रबल ना करें, है ना। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। सब व्यक्ति बराबर के हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब बराबर है, इसलिए सबके अधिकार भी बराबर हैं। एंड हैव द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस। और सभी को बराबर का अधिकार है जीने का, आज़ाद रहने का और खुश रहने का। कोई भी उनके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता है ना। किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति बराबर है, कोई और दूसरा व्यक्ति उस पर डोमिनेट नहीं कर सकता है। उसको आज़ादी है जीने की, आज़ाद रहने की और खुश रहने की। ये मेन पॉइंट था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट था अ फेडरल सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 13th कॉलोनी। 13th कॉलोनी में फेडरल सिस्टम लागू हुआ। इसका मतलब क्या था? दिस मेंट दैट द पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो टोटल पावर थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। जो मेन जो टॉपिक्स थे, जो एरिया थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे और इंडिविजुअल स्टेट
को मैनेज करने की पावर किसके हाथ में हो गई? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, है ना। ऐसी फेडरल सिस्टम और इंडिया में भी है कि जो गवर्नमेंट है वो दो प्रकार की है, सेंटर की गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट की अलग होती है, राइट। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से बताया गया कि आपके पावर्स क्या हैं और इनके चेक्स क्या है, मतलब कहाँ आप पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हो और कहाँ कहाँ आप में और कौन कौन सी आपके पास पावर्स हैं। नेशनलिस्ट ह्यूमन सोसाइटी वॉज सेटअप इन प्लेस ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म की जगह नेशनलिस्ट ह्यूमन सोसाइटी को लागू किया गया ताकि ये लोगों के आम जनता के हित में काम कर सके। नेक्स्ट, पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वर इंस्पायर्ड बाय द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट ऑटोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी इन द यूएसए। और जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ तो पूरी दुनिया भर के लोग इस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुए कि हाँ, आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है और ऑटोक्रेसी हारी है और एरिस्टोक्रेसी की हार हुई है। यानी कि अब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जनता चुन के लाएगी और वही उन पर राज करेंगे। जो राजा का बेटा और राजा और महाराजा का जो दौर है वो ख़त्म हो गया था अमेरिका में आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन, और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी समय पे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू।